दोस्तों शुरू करते हैं आज हम एक नया टॉपिक बल। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या। आइए, तो न्यूटन के गति के नियम देखेंगे, बल के प्रकार देखेंगे और कुछ व्यवहारिक उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बल की परिभाषा। तो डेफिनेशन देखते हैं। तो बल क्या है? व्हाट इज फोर्स? बल वह बाहरी प्रभाव है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदलने का प्रयास करता है। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस दैट ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बल एक बाहरी प्रभाव होता है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदलने का प्रयास करता है। ठीक, या किसी वस्तु की अवस्था को बदलने का प्रयास करता है। ठीक है, तो बल क्या होता है? बल एक प्रकार का धक्का होता है या खिंचाव होता है, पुश और पुल होता है। ठीक है, अब ये देखिएगा, तो यह एक सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि क्या होती है? तो जिसको दर्शाने के लिए जिन भौतिक राशियों को हम दर्शाने के लिए परिमाण और दिशा दोनों का यूज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सदिश राशि। तो बल एक सदिश राशि है। ठीक है, और बल का मात्रक क्या होता है यहाँ पर देख लेंगे। यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? तो न्यूटन है। और सीजीएस प्रणाली में इसी का जो मात्रक होता है यानी यूनिट होती है, वह क्या होती है? वह होती है डाइन। तो क्या होती है? डाइन। और उसे हम अगर लिखना चाहें तो एक न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, तो 10 की पावर 5 डाइन, तो एक न्यूटन बराबर, तो एक जो न्यूटन है वह किसके बराबर होता है? 10 की पावर 5 डाइन के। ठीक है, बाकी डाइन आप समझ लीजिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बल के प्रकार। तो बल दो प्रकार के रूप में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो है संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा जो रहेगा वह अनबैलेंस्ड फोर्स रहेगा, असंतुलित बल। ठीक है, संतुलित बल के बारे में आइए जानते हैं। तो संतुलित बल क्या होता है? तो संतुलित बल वह होता है जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी क्या हो? शून्य हो। तो हम वहां पे कहते हैं उसे संतुलित बल। ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी यदि शून्य हो तो हम उसे कहते हैं संतुलित बल। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कोई रस्साकसी का खेल हो, वहां पर दो तरफ से कुछ लोग खींच रहे हो और समान बल दोनों तरफ से लग रहा है। एक तरफ से भी 10 न्यूटन का लग रहा है, दूसरी तरफ से मान लेते हैं 10 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, तो वहां पर वह जो रहेगी, रस्सी जो रहेगी वह किसी तरफ नहीं जाएगी। तो यह हो गया संतुलित बल। परिणामी बलों का क्या हो गया? शून्य हो गया। ठीक है, तो इससे इससे क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं? देखिए, गति की अवस्था नहीं बदलती है। अगर कोई वस्तु गति में है तो वैसे ही बनी रहेगी। विराम में वस्तु है तो विराम में रहेगी। समान चाल से गति कर रही है तो वह चाल उसी तरह से बनी रहेगी। मेज पर रखी किताब जैसे उदाहरण है इसका। और समान जो है रस्साकसी का खेल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखिए असंतुलित बल। तो असंतुलित बल क्या होता है? तो जब किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी शून्य ना हो, जब किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी शून्य ना हो, तो वहां पर उस बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, तो असंतुलित बल के क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं? देखिए, गति की अवस्था बदल जाती है। विराम में कोई वस्तु है तो वह गति में जा सकती है, और गति में है तो विराम में जा सकती है। ठीक है, और चाल या दिशा भी बदल जाती है। कौन से बल से? असंतुलित बल से। उदाहरण देख लीजिए, गाड़ी को धकेलना है, गेंद को लात मारना है। यहाँ पर देखिए कोई व्यक्ति है, क्या कर रहा है? जो क्या कर रहा है? जो किसी वस्तु पर धक्का लगा रहा है। आपको पता है कि जब कोई सतह होती है तो वह फ्रिक्शन उत्पन्न करती है, घर्षण उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर अगर हम कभी कभी ये देखते होंगे किसी वस्तु को धक्का लगाते हैं तो वह गति में नहीं जाती है, स्थिर है तो स्थिर बनी रहती है। लेकिन अगर हम बल ज़्यादा लगा देते हैं, वह बल घर्षण से अगर ज़्यादा हो जाता है, तब वस्तु क्या हो जाती है? गतिशील हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों बलों के बीच का परिणामी जो है वह शून्य नहीं होगा, क्योंकि हमने जो बल लगाया वो ज़्यादा है और जो फ्रिक्शन है यानी कि जो घर्षण है वह कम है। तो यहाँ परिणामी शून्य नहीं होगा, इसलिए यह बल असंतुलित बल है। और असंतुलित बल ही जो होता है वह गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है, विराम की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है, चाल या दिशा बदल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। आगे गति के लिए नियम दिए थे न्यूटन ने, यानी न्यूटन का जो पहला नियम है ये देखते हैं। तो न्यूटन के नियम, गति विषयक नियम, न्यूटन के गति विषयक नियम। ठीक है, न्यूटन्स लॉ। तो सबसे पहला नियम है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या है? यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में बनी रहेगी, और अगर कोई वस्तु गति में है तो वह उसी चाल से सीधी रेखा में गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी, और यदि अवस्था में गति की अवस्था में है तो वह
वह समान चाल से सीधी रेखा में गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना कार्य करे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जड़त्व, यहाँ पे एक शब्द आया जड़त्व क्या हो, तो जड़त्व क्या है, तो किसी वस्तु की वह प्रकृति है, वह गुण है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, जो अपने अंदर होने वाली अवस्था परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, यानी अगर कोई गति में है तो वह गति में रहना चाहती है वस्तु, और विराम में है तो विराम में रहना चाहती है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम किसी वस्तु पर धक्का लगा रहे हैं तो कुछ समय के लिए अगर वह बल कम है, मतलब उसको गतिशील करने से क्या है, उसको गतिशील करने के लिए आवश्यक बल से वह कम है, हमारा जो धक्का है, तो वह वस्तु गतिशील नहीं होगी। और यह जो विरोध करने वाला गुण है उसका, उसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो जड़त्व क्या है, तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम जड़त्व कहते हैं। अब ये बाह्य बल, किसी वस्तु को गतिशील करने के लिए क्या होता है, बाहरी बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, समान चाल आप समझ सकते हैं, मोशन स्टेज यूनिफॉर्म इफ नो फोर्स, अगर कोई बल ना लगाया जाए तो जैसे गति बनी रहती है, जैसे कोई वस्तु गतिशील है उसी समान चाल से गतिशील रहेगी, इसीलिए यह है। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा नियम क्या है। तो पहला नियम आप लोगों ने देख लिया कि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है F = ma। ठीक है, इसी से हम लोग परिभाषा बनाएंगे। क्या है दूसरे नियम के लिए, हम लोग जो है लिखेंगे दो शब्द, दो लाइन। तो क्या है, बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के क्या होता है, उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन और याद रखने वाली है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स = डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, यानी कि बल की जो दिशा है वह त्वरण की दिशा के ही दिशा में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसे कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। तो अगर हम किसी वस्तु पर धक्का जब लगाते हैं तो वह वस्तु भी उतना ही धक्का हमारे ऊपर लगाती है। यदि इसको हम इस तरह से कहें कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक है, हर क्रिया की, यहाँ पे देख सकते हैं, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आगे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है, जो बल से संबंधित हैं। सबसे पहले बल का सूत्र जो आपको मिल गया था न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो क्या होता है, F = m × a, जहां पर m द्रव्यमान होता है और a क्या है, त्वरण है। ठीक है, और यहाँ पर मात्रक दे दिया गया है, न्यूटन होता है। भार क्या है, तो भार भी एक प्रकार का बल है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो भार वह बल होता है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो W = mg। तो W मतलब भार हो गया और m मतलब द्रव्यमान हो गया वस्तु का, और उस वस्तु को जिस गुरुत्वीय त्वरण से खींचेगी पृथ्वी, उसी के लिए है, और यह सामान्यतः 9.8 होता है, आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर इसका भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो यहाँ जी को समझ लीजिएगा, गुरुत्वीय त्वरण है। दाब क्या होता है, दाब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर दाब के लिए एक फार्मूला दे दिया गया है। ठीक है, तो यह क्या है, तो दाब क्या होता है, तो प्रेशर। तो एकांक क्षेत्रफल पर देखिएगा, F मतलब फोर्स हो गया, बल हो गया, A मतलब एरिया हो गया, यानी कि क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। इसका मात्रक क्या होता है, पास्कल। ठीक है, संवेग, मोमेंटम। तो किसी वस्तु, जो अगर कोई वस्तु गतिशील है तो यह संवेग तभी काम करेगा जब वस्तु क्या हो, गतिशील हो। क्यों, क्योंकि इसमें P = m × v है, तो v वेग होना आवश्यक है। अगर हम वेग शून्य कर देंगे तो संवेग 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, जिसके बारे में आगे हम जानकारी और हासिल करेंगे। इसका मात्रक क्या है, kg मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।